तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट्स क्लासेस में। और आज हम स्पेशल टॉपिक ध्वनि पे बात करेंगे। ध्वनि के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं यूपी लेखपाल या यूपीएसआई में, वहाँ हम चर्चा करेंगे उन प्रश्नों पे और फिर उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी देंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। तो क्लासेज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका आंसर होगा वर्ड, क्योंकि आप जब वर्ड की परिभाषा देते हैं तो कहते हैं कि वर्ड वह मूल ध्वनि है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला की जब परिभाषा होती है तो हम कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यहाँ पे हम दो चीज़ें सीखते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, यानी कि जो आपका वर्णमाला होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व और दीर्घ के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्न में कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनिया में अ आ क वर्ग संपूर्ण आता है, विसर्ग और ह भी सम्मिलित होता है। जब आपके ऑप्शनल प्रश्न बनते हैं तो उसमें अधिकतर क वर्ग वाला ही टॉपिक आता है कि उसमें जैसे आपके चार ऑप्शन देते हैं तो उन ऑप्शनों में अ आ विसर्ग और ह न दे के सीधे क वर्ग वाला ही दे देता है, जैसे क ख ग घ अंग, ये टॉपिक वहाँ पे देता है। ठीक है, आपका आंसर होगा अ आ क वर्ग विसर्ग और ह। और भी कुछ जानकारी रखिए। स्वरों को हम चार भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका संवृत स्वर, फिर अर्ध संवृत स्वर, फिर अर्ध विपरीत स्वर और फिर विपरीत स्वर। संवृत स्वर में आपके ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ आता है। अर्ध संवृत में ए, ऐ, ऊ और औ आता है। अर्ध विपरीत में स्वर आएगा आपका अ और विपरीत स्वर होता है आ। ठीक है, इसमें भी आपके ह्रस्व और दीर्घ भी समझाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम जान लें कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं। तो ऐसे जिनके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा प्रयुक्त होती है और हकार जैसी ध्वनि कम होती है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि सभी स्वर और जो आपके वर्णों के वर्ग होते हैं उसके प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण के सभी, साथ ही साथ अनुस्वार और अंतः अस्त व्यंजन भी सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अमानक वर्ण है, तो आपका उत्तर होगा म। अगला प्रश्न है आपका कि घोष वर्ण है और हमने उत्तर में लिखा है म। लेकिन देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि घोष वर्ण कहते किसे हैं। याद रखिएगा, घोष वर्ण को ही हम सघोष वर्ण भी कहते हैं। घोष ध्वनियों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वह आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देते बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वह ये समझने लायक हैं कि जब हम बोलेंगे तो झंकार उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, जो घोष वर्ण होते हैं जब हम बोलते हैं तो उसमें झंकार उत्पन्न होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके बोलने पर या उच्चारण करने पर झंकृति पैदा होती है, घोष वर्ण या संघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, साथ ही अंतः अस्थ और ह भी आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अघोष वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको सघोष वर्ण के बारे में बताया था, जहाँ पे हमने ये कहा कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो झंकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन अघोष वर्ण में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अघोष वर्ण को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियाँ परस्पर मिलती नहीं हैं, क्या कहलाएंगे? आपकी अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण में जब हम अघोष वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। कहने का मतलब है, ये तो प्रयत्न आपके व्याकरण की भाषा में कहना पड़ता है, लेकिन इसमें आपके जो मुख्य विवर होते हैं, तालु होता है, मस्टुरा होता है, उसे उन शब्दों को कहने में थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। और इस आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है अभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आने वाले शब्द होते हैं यानी जो वर्ण होते हैं वह आपके होंगे वर्गों के प्रथम, द्वितीय और जो तीनों स होते हैं, यानी कि स स स, यानी तीनों स इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो अनुनासिक को समझने से पहले ये जान लीजिए कि जो आपके व्यंजन होते हैं उसे हम 5 वर्गों में बांटते हैं। क वर्ग, आपका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इस पांचों आपके जो पांचों इनके जो पंचमाक्षर होते हैं, यानी कि जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे क वर्ग में अंग, च वर्ग में इय, ट वर्ग में अड़,
त वर्ग में न और प वर्ग में म, साथ ही जो अनुस्वार होते हैं इन सभी को आप अनुनासिक व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अनुनासिक का संबंध होता है, तो वह है नाक व मुंह का। यानी जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें नाक का यूज एकदम से करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अनुनासिक होते हैं वह किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे हम नाक का यूज करते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि क्षत्रिय वर्ण किसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इसका आंसर तो होगा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कहते किसे हैं, तो ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के संयुग से बनते हैं। तो यहाँ पे हम समझ जाएं कि ये जो ध्वनियाँ होती हैं दो वर्णों के संयुग से बनती हैं। जैसे क्षत्रिय है तो ये आपका क और खटकोड़ स के युग से बनता है, इसलिए इसे हम संयुक्त वर्ण के श्रेणी में रखते हैं और इनकी संख्याएं 3 हैं, क्षत्रिय, ज्ञ और श्री। अगला प्रश्न है कि क्षत्रिय वर्ण किसके संयुग से बना है। तो ये क प्लस स के अंतर्गत से बना है और क्षत्रिय को हम संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो तालव्य वर्ण है ये, यानी ये तालु से होता है। सबसे पहले हम जान लें तालव्य वर्ण में कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आता है छोटी ई, बड़ी ई, पूरा का पूरा च वर्ण, य और स, यानी सलजम स। हम इनके उच्चारण में तालु का प्रयोग करते हैं। तो महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपकी वायु की पर्याप्त मात्रा हो एवं साथ ही हाकार जैसे ध्वनि उत्पन्न हो, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो आपके आते हैं सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन,